हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दी ई मिथ मैनेजर बुक की, जिसे लिखा है माइकल ई गर्बर ने। सुबह के 8 बजे हैं। एक मैनेजर अपनी कॉफी लेकर ऑफिस में बैठा है। लैपटॉप खोलते ही इनबॉक्स में 100 से ज्यादा ईमेल्स ब्लिंक कर रही हैं। फोन लगातार बज रहा है। एक तरफ बॉस रिजल्ट्स की डेडलाइन पुश कर रहा है, तो दूसरी तरफ टीम मेंबर्स छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, अप्रूवल्स, हर तरफ से डिमांड्स का सैलाब। और दिन के आखिर में वही मैनेजर सोचता है, आज पूरा दिन भागा दौड़ी में निकल गया, लेकिन अचीवमेंट क्या हुआ? ऑलमोस्ट नथिंग। क्या ये कहानी जानी पहचानी लग रही है? शायद आपके वर्क प्लेस में भी आपने मैनेजर्स को ऐसे ही देखा हो, बाहर से बिजी, अंदर से एग्जॉस्टेड। यही तो है मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इल्यूजन। लोग सोचते हैं कि मैनेजर होना मतलब है सब कुछ खुद संभालना, लेकिन माइकल गर्बर कहते हैं यही है सबसे बड़ा मिथ। असल में मैनेजर का काम हर छोटी डिटेल में फंसना नहीं है, बल्कि सिस्टम्स क्रिएट करना है, लोगों को एम्पावर करना है और एक बिगर विजन सेट करना है। मैनेजर का असली टेस्ट ये नहीं है कि वो खुद कितना काम करता है, बल्कि ये है कि उसकी टीम कितनी मोटिवेटेड और इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। गर्बर इस किताब में हमें बताते हैं कि मैनेजर को 3 रोल्स निभाने पड़ते हैं: टेक्नीशियन, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर। टेक्नीशियन डिटेल्स पर फोकस करता है, मैनेजर ऑर्डर और बैलेंस बनाए रखता है और एंटरप्रेन्योर फ्यूचर विजन देखता है। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो मैनेजर केओस में फंस जाता है, लेकिन जब ये बैलेंस बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्लैरिटी और ग्रोथ दोनों पाती है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि ग्रेट मैनेजर्स पैदा नहीं होते, बल्कि प्रैक्टिसेस और माइंडसेट से बनते हैं। ऑर्डिनरी मैनेजर्स फायर फाइटिंग में फंसकर थक जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेजर्स अपनी टीम के अंदर ओनरशिप पैदा करके खुद भी और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस किताब के इनसाइट्स को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। आने वाले हिस्सों में हम 12 सीखों के जरिए जानेंगे कि एक मैनेजर कैसे इस मिथ से निकलकर खुद को एक इंस्पायरिंग लीडर में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली सीख से। माइकल जॉर्बर हमें बताते हैं कि एक मैनेजर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सिस्टम्स बनाना, ना कि खुद हर काम में उलझ जाना। मैनेजर अगर हर छोटी डिटेल अपने कंधों पर उठाएगा तो वो सिर्फ बिजी रहेगा, प्रोडक्टिव नहीं। एक छोटी सी कहानी लीजिए। एक रिटेल कंपनी में नया मैनेजर आया। शुरू के दिनों में उसने हर काम खुद देखने की कोशिश की, कस्टमर कंप्लेंट से लेके इन्वेंट्री चेक्स तक। शुरुआत में सबको लगा कि ये बहुत डेडिकेटेड है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही मैनेजर एग्जॉस्टेड हो गया, टीम पैसिव हो गई और मिस्टेक्स बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि टीम को पता था कि मैनेजर हर चीज खुद देख ही लेगा। ओनरशिप खत्म हो गई। जर्बर कहते हैं कि इफेक्टिव मैनेजर वही है जो सिस्टम्स बनाता है, यानी प्रोसेसेस इतने क्लियर हों कि काम किसी भी व्यक्ति के हाथ में हो, वो स्मूथली चल सके। जैसे मैकडॉनल्ड्स के बारे में सोचिए, वहां हर आउटलेट में वही टेस्ट और वही सर्विस क्यों मिलती है? क्योंकि वहां लोग नहीं, सिस्टम्स डोमिनेट करते हैं। यही प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में लागू होना चाहिए। डेली लाइफ में भी यही रूल काम करता है। इमेजिन कीजिए, अगर घर में हर काम एक ही इंसान करे, शॉपिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, तो वो थक कर चूर हो जाएगा। लेकिन अगर रोल्स डिवाइड हों और एक सिस्टम फॉलो हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। मैनेजर की भूमिका भी बिल्कुल वैसी ही है। जर्बर हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सिस्टम्स बनाने का मतलब रिजिड रूल्स नहीं है, इसका मतलब है क्लैरिटी। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा और किस स्टैंडर्ड के साथ करेगा। ये क्लैरिटी कंफ्यूजन को खत्म करती है और एफिशिएंसी को बढ़ाती है। तो पहली सीख हमें यही बताती है कि मैनेजर खुद काम का बोझ उठाने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम्स बनाने के लिए है जिनसे लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। और जब सिस्टम्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं, तब अगली सीख हमें यह सिखाती है कि मैनेजर को केवल प्रोसेस पर नहीं, बल्कि लोगों को एम्पावर करने पर भी फोकस करना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर। माइकल गर्बर कहते हैं कि एक मैनेजर की ताकत सिर्फ सिस्टम से नहीं, बल्कि लोगों को एम्पावर करने से भी आती है। अगर सिस्टम्स क्लियर हों लेकिन लोग मोटिवेटेड ना हो, तो ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी की तरह चलेगी, लेकिन उसमें एनर्जी और इनोवेशन नहीं होगी। सोचिए, एक सेल्स टीम है जहां मैनेजर हर दिन केवल टारगेट्स और डेडलाइंस रिपीट करता है। टीम मेंबर्स काम तो करते हैं, लेकिन सिर्फ कंपल्शन में। वहां ओनरशिप नहीं है, वहां क्रिएटिविटी नहीं है। दूसरी तरफ इमेजिन कीजिए एक ऐसा मैनेजर जो टीम को ट्रस्ट करता है, उन्हें डिसीजन लेने का मौका देता है और उनके छोटे अचीवमेंट सेलिब्रेट करता है। वहां लोग सिर्फ जॉब नहीं करते, बल्कि पैशन के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। यही फर्क है एम्पावर करने और कंट्रोल करने में। गर्बर बताते हैं कि एम्पावरमेंट का मतलब है लोगों को रिसोर्सेस, अथॉरिटी और ट्रस्ट देना।
मैनेजर को टीम मेंबर्स को ये महसूस कराना चाहिए कि उनकी भूमिका क्रिटिकल है और उनके पास भी चॉइसेस हैं। जब लोग अपने काम के मालिक बन जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। डेली लाइफ में भी ये प्रिंसिपल उतना ही सच है। सोचिए, अगर किसी फैमिली में हर डिसीजन एक ही व्यक्ति ले तो बाकी सब पैसिव हो जाते हैं, लेकिन अगर हर मेंबर को सुना जाए और उनकी राय को इंपॉर्टेंस दी जाए तो घर का माहौल कोऑपरेटिव बन जाता है। वर्कप्लेस भी एक फैमिली की तरह है। जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट और ट्रस्ट मिलेगी उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। गर्बर ये भी बताते हैं कि एम्पावरमेंट फियरलेस कल्चर बनाता है। जब टीम मेंबर्स को ये लगता है कि गलती करने पर हमें सिखाया जाएगा, डांटा नहीं जाएगा, तब वे रिस्क लेने और नए आइडियाज लाने की हिम्मत करते हैं। यही कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाता है। तो दूसरी सीख हमें यही बताती है, मैनेजर का असली काम कंट्रोल करना नहीं बल्कि एम्पावर करना है। जब लोग ओनरशिप महसूस करते हैं तभी सिस्टम्स और गोल्स दोनों थ्राइव करते हैं। और जब लोग एम्पावर्ड होते हैं तो अगली सीख हमें यह दिखाएगी कि मैनेजर को अपने रोल में सिर्फ आज पर नहीं बल्कि फ्यूचर विजन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर। माइकल गर्बर हमें बताते हैं कि मैनेजर की जिम्मेदारी सिर्फ आज को संभालने की नहीं बल्कि कल को देखने की भी है। अगर मैनेजर हर समय सिर्फ डेली टास्क्स और अर्जेंट प्रॉब्लम्स में उलझा रहेगा तो वो कभी भी लॉन्ग टर्म विजन तैयार नहीं कर पाएगा। एक कहानी लीजिए। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मैनेजर हर दिन प्रोडक्शन नंबर्स चेक करता, मशीन ब्रेकडाउन सॉल्व करता और डेली रिपोर्ट्स कंपाइल करता। सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन 5 साल बाद जब मार्केट बदल गया और नए कॉम्पिटिटर्स आए तो कंपनी पीछे रह गई। क्यों? क्योंकि मैनेजर ने सिर्फ आज की फायर फाइटिंग की, फ्यूचर की तैयारी नहीं की। गर्बर कहते हैं कि इफेक्टिव मैनेजर हमेशा 2 लेंसेज से देखता है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप उसे डिटेल्स दिखाता है, लेकिन टेलीस्कोप उसे बिगर पिक्चर दिखाता है। विजनरी मैनेजर दोनों का बैलेंस बनाता है। विजन बनाने का मतलब है ट्रेंड्स को समझना, टीम को बताना कि हम कहां जा रहे हैं और रिसोर्सेज को उसी दिशा में अलाइन करना। इमेजिन कीजिए, अगर कोई शिप का कैप्टन सिर्फ वेव्स से लड़ने में बिजी हो और कंपास कभी चेक ही ना करे तो जहाज भटक जाएगा। मैनेजर भी एक कैप्टन की तरह है, उसे स्टॉर्म भी टैकल करना है और डायरेक्शन भी मेंटेन करनी है। डेली लाइफ में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ रोज के असाइनमेंट्स ही करता रहे और कभी करियर प्लानिंग पर ना सोचे तो वो फ्यूचर में कंफ्यूज रहेगा। वही प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी लागू होता है। गर्बर ये भी बताते हैं कि विजन सिर्फ मैनेजर के दिमाग में रहना पर्याप्त नहीं है, उसे टीम तक कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि हर इंसान उस लार्जर गोल से जुड़ सके। जब टीम को पता होता है कि हम सिर्फ टारगेट्स अचीव नहीं कर रहे बल्कि एक बिगर मिशन का हिस्सा हैं, तो उनका काम मीनिंगफुल बन जाता है। तो तीसरी सीख हमें यही बताती है, मैनेजर को आज के साथ साथ कल की दिशा भी दिखानी चाहिए। विजन ही वो कंपास है जो ऑर्गेनाइजेशन को सही रास्ते पर रखता है। और जब विजन क्लियर हो जाता है तो अगली सीख हमें यह सिखाएगी कि डेलीगेशन यानी काम बांटना कैसे मैनेजर की एफिशिएंसी और टीम की ग्रोथ दोनों को बढ़ाता है। अब बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर। माइकल गर्बर कहते हैं कि मैनेजर का सबसे बड़ा टेस्ट है डेलीगेशन की कला, यानी ये जानना कि कौन सा काम खुद करना है और कौन सा काम दूसरों को सौंपना है। मैनेजर अगर सब कुछ खुद करने लगेगा तो ना केवल वो थक जाएगा बल्कि उसकी टीम भी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। सोचिए, एक रेस्टोरेंट का मैनेजर हर ऑर्डर खुद चेक करता है, हर कस्टमर कंप्लेन पर्सनली हैंडल करता है और हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर नजर रखता है। शुरू में ये डेडिकेशन लगता है, लेकिन धीरे धीरे मैनेजर के लिए ये असंभव हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि क्वालिटी गिरने लगती है और टीम डिपेंडेंट बन जाती है। गर्बर समझाते हैं कि इफेक्टिव मैनेजर वही है जो डेलीगेशन को स्मार्टली प्रैक्टिस करता है। डेलीगेशन का मतलब ये नहीं कि मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहा है, इसका मतलब है ट्रस्ट करना, लोगों को एम्पावर करना और उन्हें अपनी स्किल्स प्रूव करने का मौका देना। डेलीगेशन में 2 चीजें क्रिटिकल होती हैं, क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी। मैनेजर को साफ बताना चाहिए कि काम क्या है, उसका आउटकम कैसा होना चाहिए और डेडलाइन क्या है। साथ ही ये भी क्लियर होना चाहिए कि रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जब क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बैलेंस में होते हैं तभी डेलीगेशन सक्सेसफुल होता है। डेली लाइफ में भी ये प्रिंसिपल दिखता है। इमेजिन कीजिए, घर में हर काम पेरेंट्स खुद करते रहें और बच्चों को कभी जिम्मेदारी न दें तो बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे। लेकिन जब पेरेंट्स बच्चों को छोटे छोटे टास्क देते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं तो बच्चे खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। मैनेजर और टीम का रिश्ता भी वैसा ही है।
गर्बर कहते हैं कि डेलीगेशन मैनेजर के लिए भी राहत है और टीम के लिए ग्रोथ का अवसर। मैनेजर स्ट्रेटेजिक वर्क पर फोकस कर सकता है और टीम मेंबर्स अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो चौथी सीख हमें यही बताती है, मैनेजर का असली कौशल डेलीगेशन है। जब काम सही लोगों को सौंपा जाता है तो एफिशिएंसी और ग्रोथ दोनों मल्टीप्लाई होती हैं। और जब डेलीगेशन स्मूथ हो जाता है तो अगली सीख हमें ये दिखाएगी कि मैनेजर को सिर्फ काम बांटने वाला नहीं बल्कि कोच बनने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं 5वीं सीख की ओर। माइकल गर्बर हमें बताते हैं कि एक मैनेजर का असली रोल सिर्फ काम बांटना नहीं है बल्कि कोच बनना है। मैनेजर अगर केवल इंस्ट्रक्शंस देगा तो लोग बस ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, लेकिन जब वो कोच बनता है तो लोग सीखते हैं, ग्रो करते हैं और खुद भी बेटर प्रोफेशनल्स बनते हैं। सोचिए, एक स्पोर्ट्स टीम का कोच मैदान में खुद खेलता नहीं है। उसका काम होता है प्लेयर्स को गाइड करना, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझना और उन्हें अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचाना। उसी तरह मैनेजर का काम भी है अपनी टीम को प्रिपेयर करना ताकि वे खुद चैलेंजेस फेस कर सकें। गर्बर कहते हैं कि कोचिंग का पहला स्टेप है एक्टिव लिसनिंग। मैनेजर को अपनी टीम मेंबर्स की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनके स्ट्रगल्स, उनके डाउट्स और उनके गोल्स। जब लोग सुने जाते हैं तो वे मोटिवेटेड और वैल्यूड महसूस करते हैं। दूसरा स्टेप है फीडबैक। लेकिन फीडबैक का मतलब सिर्फ गलतियां बताना नहीं है। इफेक्टिव कोच बैलेंस बनाता है। वो स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करता है और इंप्रूवमेंट्स के लिए कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देता है। इससे लोग डिफेंसिव नहीं होते बल्कि लर्निंग मोड में आते हैं। डेली लाइफ में भी यही प्रिंसिपल दिखता है। इमेजिन कीजिए, अगर टीचर सिर्फ ये कहे तुम गलत हो तो स्टूडेंट डिस्करेज हो जाएगा। लेकिन अगर टीचर कहे तुमने यहां अच्छा काम किया और अगर इस पॉइंट पर और ध्यान दोगे तो रिजल्ट और बेहतर होगा, तो स्टूडेंट इंप्रूव करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। मैनेजर को भी यही बैलेंस रखना चाहिए। गर्बर ये भी बताते हैं कि कोचिंग शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए नहीं होती, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैनेजर अगर समय निकालकर अपनी टीम को कोच करेगा तो आने वाले सालों तक उसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो 5वीं सीख हमें यही बताती है, मैनेजर सिर्फ बॉस नहीं बल्कि कोच है। जब वो टीम को गाइड करता है, सुनता है और फीडबैक देता है, तभी लोग अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं। और जब मैनेजर कोचिंग की भूमिका निभाता है तो अगली सीख हमें यह दिखाएगी कि कल्चर यानी संगठन का माहौल कैसे टीम की प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट को शेप करता है। अब बढ़ते हैं 6ठी सीख की ओर। माइकल गर्बर बताते हैं कि मैनेजर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिस्टम्स और पीपल से आगे बढ़कर कल्चर बनाना है। कल्चर वो इनविजिबल पावर है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सोल होती है। अगर कल्चर सपोर्टिव और इंस्पायरिंग है तो ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कल्चर टॉक्सिक है तो टैलेंटेड लोग भी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए 2 अलग अलग कंपनीज। पहली कंपनी में हर सुबह मैनेजर सिर्फ टारगेट्स और डेडलाइंस रिपीट करता है। वहां लोग अपने काम को सिर्फ एक नौकरी मानते हैं। दूसरी कंपनी में मैनेजर अपनी टीम से जेन्युइनली पूछता है, आज आप कैसे हैं? आपको अपने काम में किस तरह की मदद चाहिए? वहां लोग ओनरशिप और प्राइड के साथ काम करते हैं। यही फर्क कल्चर का है। गर्बर कहते हैं कि कल्चर एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उसे कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ता है। मैनेजर को वैल्यूज सेट करनी पड़ती हैं और उन वैल्यूज को रोज रोज रीइंफोर्स करना पड़ता है, जैसे ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी। अगर मैनेजर खुद इन वैल्यूज को प्रैक्टिस करेगा तो ऑटोमेटिकली पूरी टीम उन हैबिट्स को फॉलो करने लगेगी। डेली लाइफ में भी यही प्रिंसिपल दिखता है। इमेजिन कीजिए एक घर जहां हर कोई एक दूसरे को सुनता है और सपोर्ट करता है। वहां का माहौल पॉजिटिव होता है और लोग खुश रहते हैं। लेकिन अगर हर समय ब्लेम और क्रिटिसिज्म ही हो तो वही घर तनाव का अड्डा बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन भी एक फैमिली की तरह है, कल्चर ही उसका इमोशनल एनवायरनमेंट तय करता है। गर्बर ये भी कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कल्चर सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता बल्कि इनोवेशन और लॉयल्टी भी लाता है। लोग सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि उस कल्चर का हिस्सा बने रहने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं। तो 6ठी सीख हमें यही बताती है, मैनेजर का असली काम कल्चर डिजाइन करना है। पॉजिटिव कल्चर ऑर्डिनरी टीम्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाता है। और जब कल्चर मजबूत हो जाता है तो अगली सीख हमें यह दिखाएगी कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी लगातार बेहतर बनने की आदत कैसे मैनेजमेंट को और प्रभावशाली बनाती है। अब बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर। माइकल गर्बर हमें यह सिखाते हैं कि एक इफेक्टिव मैनेजर कभी भी स्टेटस क्वो से संतुष्ट नहीं होता,
बल्कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तलाश में रहता है। मैनेजर अगर ये सोच ले कि अब सब कुछ परफेक्ट है, तो धीरे धीरे स्टैग्नेशन आ जाएगा। ग्रोथ का असली मंत्र है हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। इमेजिन कीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां मशीन्स ठीक से काम कर रही हैं और टारगेट्स भी पूरे हो रहे हैं। मैनेजर सोच सकता है कि सब कुछ स्मूथ है, अब चेंज की जरूरत नहीं। लेकिन क्रिटिकल थिंकर मैनेजर पूछेगा, क्या हम वेस्ट कम कर सकते हैं? क्या हम प्रोसेस फास्टर बना सकते हैं? क्या हम क्वालिटी और बढ़ा सकते हैं? यही सवाल इंप्रूवमेंट की शुरुआत करते हैं। गर्बर कहते हैं कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता, ये छोटी छोटी आदतों से आता है। एग्जाम्पल के लिए, हर हफ्ते टीम से फीडबैक लेना, वर्कफ्लोज में छोटी एडजस्टमेंट्स करना या कस्टमर एक्सपीरियंस को थोड़ा बेहतर बनाना। ये छोटे कदम मिलकर लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। डेली लाइफ में भी ये प्रिंसिपल उतना ही सच है। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट रोज बस इतना सोचे कि कल से थोड़ा और बेटर परफॉर्म करूंगा, तो साल के अंत तक उसकी ग्रोथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगी। वही प्रिंसिपल मैनेजमेंट पर भी लागू होता है। गर्बर ये भी समझाते हैं कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट का हिस्सा होना चाहिए। मैनेजर को खुद भी सीखते रहना चाहिए, नई बुक्स पढ़ना, नए टूल्स अडॉप्ट करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सप्लोर करना। जब लीडर खुद सीखने वाला होता है, तो टीम ऑटोमेटिकली उसी कल्चर को फॉलो करती है। तो 7वीं सीख हमें यही बताती है, मैनेजर को परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस चाहिए। जब इंप्रूवमेंट डेली हैबिट बन जाती है, तो ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। और जब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाती है, तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि कस्टमर सेंट्रिक सोच कैसे हर सिस्टम और स्ट्रैटेजी की डायरेक्शन तय करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर। माइकल जर्बर हमें बताते हैं कि एक सफल मैनेजर सिर्फ सिस्टम्स और प्रोसेसेस पर ही नहीं, बल्कि कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट पर भी ध्यान देता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे जितने भी रिफॉर्म्स हो जाएं, अगर कस्टमर एक्सपीरियंस वीक है, तो ग्रोथ सस्टेन नहीं हो सकती। सोचिए, एक कंपनी का मैनेजर इंटरनल मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में इतना बिजी हो गया कि उसने कस्टमर फीडबैक को देखना ही बंद कर दिया। टीम नंबर्स अचीव कर रही थी, लेकिन कस्टमर्स धीरे धीरे कॉम्पिटिटर की तरफ खिसकने लगे। मैनेजर को लगा सब ठीक है, लेकिन असल पिक्चर बाहर बदल चुकी थी। जर्बर कहते हैं कि इफेक्टिव मैनेजर हर डिसीजन को कस्टमर लेंस से देखता है। वो ये पूछता है, क्या इससे हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर होगा? क्या इससे ट्रस्ट बढ़ेगा? क्या कस्टमर वापस हमारे पास आना चाहेगा? यही सवाल ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। डेली लाइफ में भी यही प्रिंसिपल दिखता है। मान लीजिए आप घर पर मेहमान बुलाते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखते रहें और गेस्ट्स की कंफर्ट इग्नोर करें, तो अगली बार वे आपके घर आने से कतराएंगे। वही लॉजिक बिजनेस पर भी लागू होता है। कस्टमर्स भी गेस्ट्स की तरह होते हैं। अगर उन्हें रिस्पेक्ट और केयर मिलेगी, तो वे वापस आएंगे। जब ये भी बताते हैं कि कस्टमर सेंट्रिक कल्चर बनाने का मतलब है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उस माइंडसेट में अलाइन करना। केवल सेल्स टीम या कस्टमर केयर ही नहीं, बल्कि हर डिपार्टमेंट को यह समझना चाहिए कि उसका काम अंत में कस्टमर को वैल्यू पहुंचाने से जुड़ा है। तो 8वीं सीख हमें यही बताती है कि मैनेजर का फोकस अंदरूनी एफिशिएंसी के साथ साथ बाहरी एक्सपीरियंस पर भी होना चाहिए। कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का असली फ्यूल है। और जब मैनेजर यह समझ लेता है कि कस्टमर ही उसके हर सिस्टम और स्ट्रैटेजी का केंद्र है, तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि इनोवेशन, नई सोच और नए एक्सपेरिमेंट्स कैसे ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर रेडी बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर। माइकल गैर्बर हमें यह सिखाते हैं कि एक मैनेजर को सिर्फ प्रेजेंट सिस्टम्स पर टिके रहना ही नहीं, बल्कि इनोवेशन को भी अपनाना चाहिए। अगर मैनेजर हर चीज को स्टेटस क्वो में ही रखना चाहेगा, तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगी। आज की दुनिया में बदलाव तेजी से होता है। टेक्नोलॉजी, मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हर दिन इवॉल्व हो रहे हैं। मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो इन बदलावों को देखे और ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर रेडी बनाए। एक उदाहरण लीजिए, एक पब्लिशिंग कंपनी के मैनेजर को लगा कि प्रिंट ही हमेशा बिजनेस का फ्यूचर रहेगा। उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इग्नोर कर दिया। कुछ ही सालों में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स मार्केट पर छा गए और कंपनी मार्केट शेयर खो बैठी। वहीं दूसरी तरफ एक कंपटीटर ने जल्दी डिजिटल एक्सपेरिमेंट शुरू किए और वो आज इंडस्ट्री लीडर है। यही है इनोवेशन की ताकत। गैर्बर कहते हैं कि इनोवेशन का मतलब है रिस्क लेना, नए आइडियाज को टेस्ट करना और फेलियर से सीखना। मैनेजर को अपनी टीम को यह कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि हर एक्सपेरिमेंट वैल्यूएबल है, भले ही वो सक्सेस ना भी हो, क्योंकि हर फेलियर सीख लाता है और हर सीख अगले सक्सेस की नींव रखती है। डेली लाइफ में भी यही प्रिंसिपल दिखता है।
मान लीजिए एक स्टूडेंट हर बार वही मेथड से पढ़ाई करता है और कभी नई टेक्निक्स ट्राई नहीं करता, उसका प्रोग्रेस लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, जैसे ग्रुप स्टडी, माइंड मैप्स या प्रैक्टिस टेस्ट्स, तो वो जल्दी सीखता है और एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करता है। गिरबर ये भी बताते हैं कि इनोवेशन को ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए का हिस्सा बनाना चाहिए। मैनेजर खुद भी नई लर्निंग्स अपनाए और टीम को एनकरेज करे कि वे क्रिएटिव सॉल्यूशंस सोचें। यही कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को स्टैग्नेंट होने से बचाता है। तो 9वीं सीख हमें यही बताती है, इनोवेशन मैनेजर की लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। जो नए आइडियाज और एक्सपेरिमेंट्स के लिए ओपन रहेगा, वही फ्यूचर की डायरेक्शन तय करेगा। और जब इनोवेशन कल्चर का हिस्सा बन जाती है, तो अगली सीख हमें यह दिखाएगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी लोगों के इमोशंस को समझने और मैनेज करने की क्षमता कैसे मैनेजर को एक बेहतर लीडर बनाती है। अब बढ़ते हैं 10वीं सीख की ओर। माइकल गर्बर कहते हैं कि मैनेजर की असली ताकत सिर्फ स्ट्रैटेजी और सिस्टम्स में नहीं होती, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस में होती है। यानी लोगों के इमोशंस को समझना, उनकी जरूरतों को पहचानना और उस हिसाब से व्यवहार करना। सोचिए, एक मैनेजर है जो हर मीटिंग में सिर्फ नंबर्स और टारगेट्स की बात करता है। उसकी टीम परफॉर्मेंस देती है, लेकिन एंथुजियाज्म धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ इमेजिन कीजिए एक मैनेजर जो ये भी पूछता है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, किस चीज में मदद चाहिए। वहां लोग सिर्फ काम करने वाले एम्प्लॉइज नहीं रहते, बल्कि एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। यही फर्क इमोशनल इंटेलिजेंस का है। गर्बर बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स होते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैनेजर को पहले खुद के इमोशंस को समझना चाहिए, फिर दूसरों के इमोशंस को रीड करना और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही बैलेंस उसे एक बेहतर लीडर बनाता है। डेली लाइफ में भी ये प्रिंसिपल साफ दिखाई देता है। इमेजिन कीजिए, अगर किसी दोस्त के साथ आपकी बहस हो जाए और वो सिर्फ फैक्ट्स पर जोर दे, लेकिन आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर दे, तो क्या रिश्ता मजबूत रहेगा? बिल्कुल नहीं। वही प्रिंसिपल वर्क प्लेस पर भी लागू होता है। फैक्ट्स जरूरी हैं, लेकिन इमोशंस इक्वली क्रिटिकल है। गर्बर कहते हैं कि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाला मैनेजर ट्रस्ट बनाता है। लोग ऐसे लीडर के साथ खुले मन से काम करते हैं, अपने डाउट्स शेयर करते हैं और खुद भी दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। ये ट्रस्ट टीम वर्क और कोलैबोरेशन को मल्टीप्लाई कर देता है। तो 10वीं सीख हमें यही बताती है, मैनेजर की सबसे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। जब वो लोगों को समझता है और उनसे जुड़ता है, तभी टीम अपने दिल से कंट्रीब्यूट करती है। और जब इमोशनल इंटेलिजेंस लीडरशिप में आ जाती है, तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि रेजिलियंस यानी मुश्किल समय में टिके रहना कैसे मैनेजर और उसकी टीम दोनों को स्ट्रॉन्गर बनाता है। अब बढ़ते हैं 11वीं सीख की ओर। माइकल गर्बर हमें याद दिलाते हैं कि मैनेजर की असली परीक्षा अच्छे समय में नहीं बल्कि मुश्किल हालात में होती है। जब मार्केट गिरता है, जब डेडलाइंस मिस होती हैं, जब टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, यही वो पल होते हैं जब मैनेजर को रेजिलियंस दिखानी होती है। सोचिए, एक आईटी कंपनी का मैनेजर है, प्रोजेक्ट डिले हो गया है, क्लाइंट नाराज है और टीम डीमोटिवेटेड है। अगर मैनेजर पैनिक करे, ब्लेम करे और हार मान ले, तो पूरी टीम बिखर फैलेगी। लेकिन अगर वही मैनेजर काम रहे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस ढूंढे और टीम को इंस्पायर करे कि हम मिलकर इससे निकल सकते हैं, तो वही संकट ग्रोथ का अवसर बन जाएगा। यही है रेजिलियंस। गर्बर बताते हैं कि रेजिलिएंट मैनेजर 3 क्वालिटीज डेवलप करता है: पेशेंस, एडेप्टेबिलिटी और ऑप्टिमिज्म। पेशेंस उसे सिचुएशंस को कामली एनालाइज करने में मदद करती है। एडेप्टेबिलिटी उसे नए सॉल्यूशंस ट्राई करने का करेज देती है और ऑप्टिमिज्म टीम को यह विश्वास दिलाता है कि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, रोशनी आगे जरूर है। डेली लाइफ में भी रेजिलियंस क्रिटिकल है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एग्जाम खराब चला गया। अगर वो हार मान ले तो उसका फ्यूचर अनसर्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर वो खुद को संभाले, मिस्टेक से सीखे और अगले अटेम्प्ट में मेहनत करे, तो वही फेलियर उसकी सफलता की सीढ़ी बन सकता है। मैनेजर की भूमिका भी बिल्कुल ऐसी ही है, फॉल से बाउंस बैक करना। गर्बर ये भी कहते हैं कि रेजिलियंस सिर्फ मैनेजर की पर्सनल क्वालिटी नहीं है, बल्कि वो ऐसे अपनी पूरी टीम में ट्रांसफर कर सकता है। जब लीडर काम और होपफुल रहता है, तो टीम भी डरने के बजाय करेज के साथ काम करती है। तो 11वीं सीख हमें यही बताती है, मैनेजर की असली पहचान उसकी रेजिलियंस है। मुश्किल हालात उसे तोड़ते नहीं बल्कि और मजबूत बनाते हैं और पूरी टीम को भी स्ट्रेंथ देते हैं। और जब रेजिलियंस मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाती है, तो अगली और आखिरी सीख हमें यह दिखाएगी कि लेगेसी
यानी मैनेजर अपने पीछे कैसी सोच और वैल्यूज छोड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा के लिए कैसे प्रभावित करती है। अब बढ़ते हैं 12वीं और आखिरी सीख की ओर। माइकल गर्बर हमें बताते हैं कि मैनेजर का काम सिर्फ आज के समस्याओं को सुलझाना नहीं है, बल्कि अपनी लीडरशिप से एक लेगेसी छोड़ना भी है। लेगेसी का मतलब है वो वैल्यूज, सिस्टम्स और कल्चर जो मैनेजर के जाने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते रहे। सोचिए, एक मैनेजर जिसने सालों तक सिर्फ टारगेट्स और प्रॉफिट्स पर जोर दिया, जब वो कंपनी छोड़कर गया तो पीछे बस फाइल्स और रिपोर्ट्स बची, कोई वैल्यूज नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं। वहीं दूसरी तरफ इमेजिन कीजिए एक मैनेजर जिसने अपनी टीम को एम्पावर किया, सिस्टम्स क्रिएट किए और ट्रस्ट का माहौल बनाया। उसके जाने के बाद भी लोग कहते हैं कि उसने हमें सिर्फ काम करना नहीं सिखाया, बल्कि सोचने और ग्रो करने का तरीका सिखाया। यही है लेगेसी। गर्बर कहते हैं कि हर मैनेजर को यह सवाल खुद से पूछना चाहिए कि मेरे बाद ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखेगी। क्या सिस्टम्स इतने स्ट्रांग होंगे कि मेरे बिना भी चलें? क्या वैल्यूज इतनी गहराई से टीम में बैठी होंगी कि वो खुद उन्हें कैरी करें? जब मैनेजर इन सवालों का जवाब ढूंढ लेता है, तभी वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करता है। डेली लाइफ में भी ये सच है। इमेजिन कीजिए, एक पेरेंट अगर सिर्फ बच्चों की जरूरतें पूरी करे तो शायद इमीडिएट कंफर्ट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर वो वैल्यूज सिखाए, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, हार्डवर्क, तो वही वैल्यूज बच्चों की जिंदगी भर साथ रहती हैं। मैनेजर की रोल भी ऐसा ही है, वैल्यूज की विरासत छोड़ना। गर्बर ये भी बताते हैं कि लेगेसी नंबर्स में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में दर्ज होती है, और यही एक मैनेजर को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। तो 12वीं और आखिरी सीख हमें यही बताती है कि मैनेजर का असली योगदान उसकी लेगेसी है। सिस्टम्स और कल्चर उसी की अमर पहचान बनते हैं। और अब जब हमने सिस्टम से लेकर एम्पावरमेंट तक, विजन से लेकर लेगेसी तक की ये पूरी यात्रा देखी, तो अगला कदम है इन सब लर्निंग्स को अपनी जिंदगी और करियर में उतारना। कंक्लूजन। दोस्तों, इस किताब की पूरी यात्रा हमें ये समझाती है कि मैनेजर होना सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है। मैनेजर अगर सिस्टम्स बनाता है, लोगों को एम्पावर करता है, विजन सेट करता है और कल्चर डिजाइन करता है, तो वही ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। और यही है माइकल गर्बर का असली संदेश। आज की दुनिया में मैनेजर्स अक्सर खुद को बिजी दिखाते हैं, ईमेल्स, मीटिंग्स और रिपोर्ट्स के बोझ तले दबे हुए, लेकिन असली मैनेजर वही है जो इस बोझ से ऊपर उठकर बिगर पिक्चर देखता है, टीम को ग्रो करने का अवसर देता है और उन्हें एक शेयर्ड विजन से जोड़ता है। सोचिए, अगर हर मैनेजर अपनी टीम के लिए सिर्फ बॉस नहीं, बल्कि कोच और मेंटर बने, तो वर्क प्लेसेस कैसे बदल जाएंगे। वहां सिर्फ प्रेशर और डेडलाइंस नहीं होंगे, बल्कि रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का कल्चर होगा, और यही माहौल ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल सक्सेस की ओर ले जाता है। ये किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि मैनेजर की लेगेसी उसकी मौजूदगी से कहीं आगे तक जानी चाहिए। सिस्टम्स, वैल्यूज और कल्चर ही उसकी पहचान बनते हैं। यही एक मैनेजर को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बना देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी मीनिंगफुल लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि कौन सी सीख आपके दिल को सबसे गहराई से छू गई। और अगर आप ऐसी ही सोलफुल और थॉट प्रोवोकिंग समरी सुनना चाहते हैं तो स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए, एक मैनेजर सिर्फ काम संभालने वाला नहीं होता, बल्कि वो रास्ता दिखाने वाला होता है। और जब वो रास्ता विजन, करेज और वैल्यूज से भरा हो, तो ऑर्डिनरी टीम्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकती हैं।